गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था तथा उसके जो प्रॉपर्टीज़ थी कि जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बाकी वाले से कैसे डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, उसके बारे में अपन ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी एमपी और बीपी के जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स थे उनके एमपी और बीपी कम थे मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। इस वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, सेकंड अपन ने देखा था अम्लों के वियोजन स्थिरांक के बारे में, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स के जो वियोजन स्थिरांकों के मान होते हैं वो कम होते हैं मेटा और पैरा से, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से इनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तीसरा अपनी प्रॉपर्टी है क्लोरल हाइड्रेट का स्थायित्व। सामान्यतः यौगिक जिनमें एक ही कार्बन परमाणु के साथ एक से अधिक OH समूह जुड़े हो वे अस्थायी होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि उस कार्बन परमाणु के साथ तीव्र विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़े हो तो वह यौगिक स्थायी हो जाता है। नॉर्मल अगर अपन देखें कि किसी भी कार्बन परमाणु के अंदर एक से अधिक या किसी भी कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा जो एच ग्रुप हैं वो अगर जुड़े हुए हैं तो वो नॉर्मल यानी स्टेबल माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल कब हो सकता है, जब इसके अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर एक से ज़्यादा अगर OH ग्रुप है तो भी वह कंपाउंड है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें उपस्थित उच्च विद्युत ऋणी Cl परमाणु OH समूह के साथ क्या बना लेता है, अंत अणुक हाइड्रोजन बंध बनाकर क्लोरल अणु को क्या देता है, स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, अब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, जो OH समूह का हाइड्रोजन है उसके साथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से उस कंपाउंड को क्या मिल जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, ये इस तरीके की अपन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्लोरल हाइड्रेट CCl3CH OH का होल टाइज में अंतरण हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। इसमें जो Cl है, ठीक है, वो हाइड्रो ऊपर वाला जो Cl है देखिए, जिसमें अपन ने राइट निशान करके बता रखा है डॉट डॉट करके, ये क्या करते हैं, जो OH है बाकी वाले OH के हाइड्रोजन है उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं क्लोरल हाइड्रेट को। नेक्स्ट है कुछ अन्य गुण जो हाइड्रोजन बंध से प्रभावित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन बंध और विलेयता। जो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे सामान्यतः जल में विलयशील होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो नॉर्मल क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जबकि अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध बनने के कारण जल में विलय नहीं होते। ठीक है, जिनके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, लेकिन मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। एल्कोहल जल में विलयशील है क्योंकि उनमें OH समूह के कारण ये जल के अणुओं के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। अब जो जल के अंदर सॉल्युबल है उनके उदाहरण की बात करें तो अपन एल्कोहल मान लेते हैं। एल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, जिसकी वजह से एल्कोहल क्या होता है, सॉल्युबल होता है। कुछ इस तरीके की इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ROH और H2O के अंदर। नेक्स्ट है कि डाईइथाइल ईथर भी जल में पूर्ण रूप से विलयशील है, जबकि डाई मेथिल सल्फाइड जल में बहुत ही अल्प मात्रा में विलयशील है। क्यों, क्योंकि डाईमेथिल ईथर के ऑक्सीजन परमाणु जल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जबकि डाईमेथिल सल्फाइड में एस की विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। ठीक है, डाईमेथिल ईथर तो बना लेगा क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन परमाणु है मौजूद है डाईमेथिल ईथर के अंदर, तो वो क्या कर लेगा, वाटर के साथ में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या कर लेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। जबकि डाईमेथिल सल्फाइड के अंदर जो सल्फर परमाणु है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, और हमें पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम हो और जो
बहुत शेप में बड़ा हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। तो यहाँ पर सल्फर की क्या विद्युतरणियता कम होती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाते। नेक्स्ट इसके पश्चात देखते हैं कि इस प्रकार बेंजीन तो जल में विलयशील नहीं है, ठीक है, लेकिन पिरिडीन है। क्यों है पिरिडीन? क्योंकि पिरिडीन का विद्युत ऋणी नाइट्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जबकि बेंजीन में इस प्रकार के बंध की संभावना नहीं होती। ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, तो उसके अंदर कोई भी विद्युत ऋणी परमाणु मौजूद नहीं होता। ठीक है, इस वजह से बेंजीन है वो जल में विलयशील नहीं होती। जबकि पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन के अंदर एक नाइट्रोजन परमाणु मौजूद होता है, उसके शीर्ष के ऊपर रिंग संरचना में। ये नाइट्रोजन परमाणु क्या करेगा, जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उसके अंदर विलयशील हो जाता है। यदि यदि किसी अणु में प्रति 3 कार्बन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु उपलब्ध है तो वह जल में विलयशील हो जाता है, क्योंकि पर्याप्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना हो जाती है। अब एक कंडीशन और दे रखे हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु उपलब्ध है तो, ठीक है, मतलब 3 कार्बन परमाणु के लिए 1 ऑक्सीजन कार्बन परमाणु है, तो वो जल में विलयशील हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कंडीशन है, ठीक है, वो फेवरेबल इन्वायरमेंट मौजूद होगा। अतः डाई एथिल ईथर सी फॉर इंस्टेंट हो तो जल में अविलय है, किंतु डाई ऑक्सेन अत्यंत विलयशील हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन परमाणु का जो रेशियो है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऑक्सीजन के अंदर कुछ इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने को देखने को मिलती है। जो रिंग के ऑक्सीजन परमाणु हैं, ठीक है, दोनों, वो क्या करेंगे, वाटर के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल या शर्कराएं, इन सब में एक से अधिक OH समूह होने के कारण हाइड्रोजन बंध बनाने की बहुत अधिक संभावना होती है। अतः ये जल में क्या होते हैं, अत्यंत विलयशील होते हैं। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल या अपन ग्लिसरॉल या शुगर्स की बात करें तो इन अगर अपन शुगर के स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो इनमें क्या होता है, OH ग्रुप्स 2 या 3 से ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में OH ग्रुप की ज़्यादा प्रेजेंस होने के कारण, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट अपना है निर्जलीय विलायकों में विलेयता। ठीक है, कि एसिटिलीन एसीटोन में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण अत्यंत विलय होती है। ठीक है, वसा अम्लों के लिए क्लोरोफॉर्म एक अच्छे विलायक का कार्य करता है, क्योंकि इसका Cl3C कार्बन हाइड्रोजन बंध में अपना योगदान देता है। ठीक है, अब कुछ अदर फैक्ट्स दे रखे हैं कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, अब तक अपन ने वाटर सॉल्वेंट की बात की थी, एक्वस सॉल्वेंट की बात की थी। अब अपन नॉन एक्वस सॉल्वेंट का देखें कि जिसके अंदर दे रखा है कि एसिटिलीन है वो एसीटोन के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है। उसी प्रकार अगर अपन देखें कि जो फैटी एसिड्स हैं वो क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, वो इसको ज़्यादा योगदान दे रही है। अत्यधिक ध्रुवीय विलायक होने के उपरांत भी एसिटिलीन जल में विलयशील नहीं है। ठीक है, एसिटिलीन जो है वो हाईली पोलराइज सॉल्वेंट होती है, लेकिन फिर भी वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर H2 आकर्षण की तुलना में H2 आकर्षण बहुत अधिक प्रबल होता है। ठीक है, मतलब एसीटोन का जो हाइड्रोजन वाटर के साथ में जो क्रिया हो रही है, ठीक है, वो H2 के कंपैरिजन बहुत ही कम होती है। इस वजह से जल के अणु H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि C2H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर H2O की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की, वो जहाँ पर ज़्यादा होती है, जबकि C2H2O की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम होती है। ठीक, इस वजह से नेक्स्ट है विस्कासिता, या जिसको अपन श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। यौगिकों में अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जितने अधिक केंद्र होंगे उतने ही अधिक अणुओं का संगुणन होगा और उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी। हमको पता है कि अपन विस्कोसिटी किससे कहते हैं, किसी भी लिक्विड का जो गाढ़ापन होता है वो क्या कहलाती है, उसकी श्यानता। गाढ़ापन मतलब उसके अणु उतने जितने अधिक पास पास होंगे
उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, संगुणन होगा। संगुणन होगा तो अणु पास पास आ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी श्यानता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर अपन इसका सीक्वेंस देखें तो CH3 का होल ट्वाइज हो लेस देन CH3OH लेस देन H2O लेस देन CH2OH का होल ट्वाइज लेस देन CH2OH CHOH और CH2OH। ठीक है, तो जिससे जैसे 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 अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो अणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब संगुणन होने की संभावना बढ़ रही है, इसकी वजह से इसकी श्यानता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्थिरांक तथा द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अणु में हाइड्रोजन बंध के आने से उनके सहसंयोजक बंधों की ध्रुवणता बढ़ जाती है। ठीक है, सहसंयोजक बंधों की बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अणुओं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व द्विध्रुव आघूर्णों के मानों में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अणुओं में हाइड्रोजन बंध होगी तो उनके सहसंयोजक बंधों की ध्रुवणता बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होगा, इसकी वजह से अणुओं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द्विध्रुव आघूर्ण के मानों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है वान डेर वाल बॉन्डिंग। ठीक है, वान डेर वाल फोर्सेस दुर्बल अंतःआण्विक व अंतराण्विक आकर्षण बल। पदार्थ के अणुओं में पाए जाने वाले रासायनिक बंध जैसे आयनिक बंध, धात्विक बंध आदि प्रबल प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा भी अणुओं में कई दुर्बल बंध आकर्षण बल मौजूद होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल बंध। हाइड्रोजन बंध अपन ने पढ़ ली, स्टडी कर लिया है कंप्लीटली। अब अपन बात करेंगे वान डेर वाल बंध की। कि सन 1873 में डच साइंटिस्ट जे वान डेर वाल ने पता लगाया कि यौगिकों में प्रत्येक कण, चाहे एक चाहे वह परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, एक दूसरे पर आकर्षक बल लगाते हैं जो रासायनिक बंधों की तुलना में बहुत कमजोर व अस्थायी होते हैं। इन भौतिक बलों को अपन क्या कहते हैं, वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। तो एक डच साइंटिस्ट है वान डेर वाल, उन्होंने यह बताया था कि किसी भी अगर कोई यौगिक में अब प्रत्येक कण, परमाणु हो चाहे अणु हो चाहे फिर आयन हो, वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, वान डेर वाल फोर्सेस लगाते हैं। वान डेर वाल फोर्सेस केमिकल फोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत वीक होते हैं, अर्थात अनस्टेबल भी कह सकते हैं, लेकिन फोर्स तो प्रोवाइड करवाते हैं एक दूसरे के ऊपर ही। इस फोर्स को अपन ने क्या नाम दिया है, वान डेर वाल फोर्स। जब अणुओं परमाणु या आयनों को पास पास लाया जाता है तो उनके मध्य एक दुर्बल तथा अल्प जीवन काल का आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वान डेर वाल बंध कहलाता है। ठीक है, इसके आगे का जो वान डेर वाल फोर्सेस के बारे में इंट्रोडक्शन है, हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।